दर्शकों, हमारे साथ हैं सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक तेजपाल तंवर जी। तंवर जी राजनीति का अच्छा अनुभव रखते हैं, क्षेत्र पर उनकी अच्छी पकड़ है। उन्होंने जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम किया है, जनता की समस्याओं को जाना है। हम आपसे पूछना चाहते हैं तंवर जी, अगर पार्टी आपको आपके अनुभव के आधार पर टिकट देती है, आपकी दावेदारी करती है, तो आप उसको किस रूप में देखते हैं? पीछे हम जब विधायक रहे तो हमने क्षेत्र में बहुत काम किए जी। बहुत नहीं, अगले पिछले अगर हम रिकॉर्ड करके देखें जो हमसे पहले थे जी। और जो अब हैं पीछे तो 5 साल ही गए हैं, देखेंगे तो हमने जितने सर्वाधिक काम किए हैं उससे पहले ना किसी ने किए हैं और ना आगे ऐसा लग रहा है कि मैं भी नहीं कर पाऊंगा। इतने काम हमने पिछले 14 से 19 के समय में किए 5 साल। तंवर जी, आपके पास राजनीति का अच्छा अनुभव है। आपके युवा बेटे राजकुमार तंवर जी भी टिकट की दावेदारी के लिए हैं। अगर टिकट उनको मिलता है, पार्टी उनको टिकट देती है, युवा चेहरे को सामने लाती है और चाहती है कि उनके पिता भी इस जीत के साथ आगे बढ़े हैं। अच्छा है, बढ़िया है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है जी। और काम करने में बहुत मजबूती से आगे काम करेगा जी। और मेरा पूरा प्यार मेरे बेटे के साथ रहेगा, उसमें मैं पीछे थोड़ी रहूंगा। अगर पार्टी युवा को आगे बढ़ाएगी तो 100% मैं अपने बेटे का साथ दूंगा और हमारे लोग भी साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे लोग भी जितने हमारे लोग हैं, हमारे प्रशंसक हैं, हमारे भाई हैं जी, बिल्कुल। हमारे इस प्रदेश की जो जनता है, 36 बिरादरी के लोग हैं, हमने उनके साथ काम किया है। हमारा अनुभव कोई नया नहीं है, पिछला 45 साल का हमारा अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी में भी हम कोई नए नहीं है और इतने ही समय से हमने 80 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, जब रामलीला ग्राउंड में घोषणा हुई, उस समय आदरणीय अटल जी को प्रधानमंत्री बनाया गया ना, और अडवाणी जी ने उनका नाम प्रपोज किया और अटल जी को तो इसका प्रधान भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तब से आज तक हम रेगुलर भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, सभी धर्मों की पार्टी है, सबको साथ लेकर के चलती है, इसमें कोई पारिवारिक सिस्टम नहीं है। तंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपकी समर्पण भावना को देखते हुए हम मंगल कामना करते हैं कि राजनीति में आपका भविष्य बहुत उज्जवल रहे। धन्यवाद। आगामी विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है, वहीं लोकसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस पूरी जोश के साथ प्रचार प्रसार में लगी हुई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट के दावेदारों की लंबी लाइनें लगी हुई है। उन्हीं लंबी लाइनों के बीच में कुछ ऐसे चर्चित चेहरे हैं जिन्हें आज मैं आपसे रूबरू करवाना चाहती हूँ। हमारे साथ हैं सोना तावड़ू से पूर्व विधायक तेजपाल तंवर जी के बेटे राजकुमार तंवर जी। तंवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत धन्यवाद इंदु जी। तंवर जी, हमारी जनता भी जानना चाहती है और हम भी जानना चाहते हैं, कुछ अपने विभिन्न पहलुओं के बारे में बताइए जो आपके निजी जीवन से जुड़े हुए हैं। तो राजनीति में क्या है कि मेरे पिताजी 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी। 82 में वो मंडल अध्यक्ष रहे 2 बार सोना में। फिर 87 में उन्होंने टिकट के लिए प्रयास किया था तो पार्टी ने नहीं दी उनको टिकट। 91 में उन्होंने टिकट मांगी और पार्टी ने उनको टिकट दी। 91 में अच्छी वोट मार्जिन पे 18,000 करीब उन्होंने वोट अर्जित किए थे, पर 4,000 के वोटों के करीब से मार्जिन से वो चुनाव लूज कर गए। तब तो मैं खैर छोटा ही था, इतना ज्यादा नहीं पता था, पर सुनते थे कि हाँ पिताजी चुनाव लड़ रहे, तो अब चीजें याद आ रही है, पुरानी चीजें कि लड़े होंगे ऐसे। उसके बाद निरंतर वो पार्टी में काम करते रहे। 96 में हमारे बंसीलाल जी के साथ अलायंस हुआ, उस समय पार्टी ने टिकट नहीं दे पाई, किस कारण से पता नहीं, फिर वो भी हम नहीं लड़ पाए। ऐसे करके 99 का फिर चौटाला जी के साथ अलायंस हुआ, तब भी हमें टिकट नहीं मिला, लड़ने का मौका मिला। फिर 2004 में भी नहीं मिला। 2009 में फिर पार्टी ने हमें टिकट दिया, उस चुनाव भी हम लूज कर गए। पर 2009 के बाद से मेरी जर्नी भी पिताजी के साथ साथ शुरू क्योंकि मैं उस समय तक तैयार हो चुका था कि उनको बैकअप करना चाहिए। तो 2009 का चुनाव बेसिकली मैंने उनके पीछे खड़े होकर लड़ा है, सामने फेस उनका रहा, पर मैं किसी चीज से अछूता नहीं। विधानसभा हो चाहे किसी भी वजह से पार्टी वार्टी सब में सक्रियता मेरी बरकरार। उसके बाद तो मैं पद में भी मैंने लेना शुरू किया, युवा मोर्चे में आ गया, फिर किसान मोर्चे में आ गया, फिर 14 में चुनाव पार्टी ने राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया आपने। धीरे धीरे हो गया। जी बिल्कुल।
फिर 14 में पार्टी ने विश्वास दिखाया, जी हमने चुनाव लड़ा और बढ़िया तरीके से लड़ा और जनता का खूब सहयोग मिला। राजकुमार जी, आप अपनी कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। पारिवारिक जनता जानना पृष्ठभूमि चाहती है, जनता को रहता है कि मैं जो हमारे सामने आ रहे हैं टिकट के दावेदार, हम उनको अच्छी भली भांति जाने। पारिवारिक पृष्ठभूमि ये था कि मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री गोवर्धन सिंह तंवर जी, वो अपने जमाने में सामाजिक थे, तो काफी उनका आजू बाजू में हमारे आसपास के गांव में काफी रुतबेदार आते हैं, तो पंचायत मेंबर भी रहे 2-3 बार बादशाहपुर पंचायत में। हमारा गांव आता है रामगढ़ गांव। पहले सोना विधानसभा में होता था, परिसमन के बाद हम बाहर हो गए इससे। जी 2000 में लास्ट टाइम परिसमन 9 के पहले का। तो बादशाहपुर पंचायत में वो रहे, 2 बार पंचायत मेंबर रहे। हमारे आसपास के 10-20 गांवों में रुतबेदार आदमी हुआ करते थे, काफी उनका रुतबा था, लोग उनको सम्मान करते और लोगों का सम्मान करते थे। और हमारे दिन जब हम छोटे थे, बैठक में लोग रुकते थे 2-2, 3-3 दिन पहले, यही परंपरा थी, पैदल लोग चलते थे, तो आए गए विश्राम, कोई रात 1 दिन रुक गया, कोई दिन, पहले यही था देसी लस्सी छाछ पी ली, दिन में लौट गए, शाम को जैसा भी था खाना खा ले। तो उनकी भी एक पृष्ठभूमि वो बना के गए थे कि वो भी ऐसे नहीं थे कि कुछ जानता नहीं था उनको। आप पिताजी ने गुडियर में नौकरी करते थे पहले, फिर गुडियर की उसमें लीडरशिप करी, यूनियन में लीडरशिप करी। वहाँ झुग्गी झोपड़ी होती थी, उसमें उनके ऊपर ध्यान रहे, झुग्गी झोपड़ी गुडियर के साथ जो होती थी। और हमारा गुर्जर समाज का एक वो चलता है, उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। तो उसके बाद फिर गुडियर में नौकरी करते करते 80 में पार्टी ज्वाइन कर ली, 82 में मंडल है। गुडियर में नौकरी करते करते 91 में चुनाव। राजकुमार जी, आप सोना तावड़ू से भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। जी। तो आपने ऐसे कौन कौन से सामाजिक कार्य किए हैं? आपने किन समस्याओं को जाना है कि आपके क्षेत्र में ये समस्याएं मूल रूप से हैं, और अगर मैं आता हूँ सत्ता में तो मुझे इन चीजों को सबसे पहले सुधारना है? जैसे क्या है कि इंदू जी, पीछे जब हम 14 में पहली बार पिताजी विधायक बने, तो जी मुझे लगता नहीं 20-25 साल में कोई 25,000 वोटों से सोना में जीता है। तो जनता ने तो इतना प्यार दिया। उसके बाद हमारा एक ही काम था कि पिताजी पुराने इस पार्टी से जुड़े हुए थे, सब लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा प्यार किया। जो काम पिछले 50 साल से लंबित थे वो सारे काम करा दिए। जैसे मैं मोटे छोटे बताने पाऊंगा तो मेरे पास इतना बड़ा कागज है कि आप नहीं, आप बताइए जो आपने जैसे मोटे बताता हूँ मैं, छोटे तो गली कुलचों वाली बात नहीं। जैसे हमारे यहाँ कोई भी सोना तावड़ू में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, हमने 2 कॉलेज लेके आए मुख्यमंत्री जी से जी। सोना एक तावड़ू में कॉलेज, दोनों का निर्माण हो चुका है, कार्य चल रहा है, क्लासें लग रही हैं, ठीक है। 2 हमने अपने टाइम में सेक्रेटरीट का भी यहाँ पे, और जैसे उपमंडल का दर्जा नहीं था तावड़ू में, तो एसडीएम बैठता नहीं था, पहले न्यू जाना पड़ता था लोगों को, तो वो भी एसडीएम साहब सोना भी बैठने शुरू हो गए और अपना तावड़ू भी। जी। हॉस्पिटल, जैसे गहनवाला हॉस्पिटल होती थी, कभी जर्जर हालत में हो गई और खत्म हो गई थी, वो गहनवाला हॉस्पिटल का दोबारा पुनर्निर्माण करके नई बिल्डिंग बना के आज डॉक्टर बैठे, लोगों को बड़ा फायदा मिलता है। जैसे एक हमारे यहाँ परमिट लाइन होती थी भौंसी से, जो पलवल रोड को कनेक्ट करती है जी। तो कभी अंग्रेजों के जमाने में लोग पैदल बुग्गियों गाड़ियों से चलते थे, तब लोगों जगह जगह से, यहाँ आप ऑफिस के बाहर देखो तो यहाँ भी एक प्याऊ होती थी, तो आदमी जैसे रुका पानी, प्याऊ का मतलब कुएं के साथ जो घर होता था कि आदमी रुक जाए, विश्राम कर ले, फिर आगे थे, कच्चे रास्ते होते थे। तो कभी से लोगों की इच्छा थी कि पक्का बन जाए, क्योंकि गांव से गांव को जोड़ता है। तो हमने परमिट लाइन यहाँ से भौंसी से शुरू होकर के पलवल रोड को कनेक्ट कर दिया, और बहुत सारे गाँव पड़ते हैं, जैसे गढ़ी मुरली हो गया, बैपुर हो गया, दमदम हो गया, सब लोगों को कनेक्टिव। हाँ, 2 लाख हरचंदपुर ऐसे निकलते, खौरादा निकलते, पलवल रोड सिलानी में जाके वो खत्म। तो उनसे लोगों को काफी राहत हो गई कि घूम घूम के जाना पड़ता है, सीधा उस पर चढ़ो, पलवल जाना है तो पलवल, गुड़गांव जाना तो ट्रैफिक नहीं होता। ऐसे करके बहुत ऐसे हॉस्पिटल, स्कूल, और स्कूल अपग्रेड कराए 15 से 20, ऐसे हाजीपुर, कादरपुर, बैरमपुर, लावा, बैरमपुर, दमदमा, कादरपुर, ऊपर भी पीपा का, पाटू का, एक लेन पे। हाँ, इधर नीचे भी सोना ब्लॉक और तावड़ू ब्लॉक दोनों में 2 स्कूल मुसलमानों के भी हमने कराए, पीपा का, पाटू का में कराए, और एक और कराए। राजकुमार जी, सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से आप अपनी टिकट की दावेदारी को किस रूप में देखते हैं? मैं इस तरह से देखता हूँ कि 14 से 19 जब हमें मौका मिला तो हमने काम खूब मन लगा करके काम किया, और लोगों के साथ हम 14 से 19 के बाद भी आज भी निरंतर लोगों के दुख में, सुख में, खुशी में, गम में आना जाना बरकरार है, और लोगों के लिए जब भी कोई हमें दुख सुख में याद करता, हम अग्रणी रहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा। पिताजी जाते हैं,
पिताजी में तो मैं जाता हूँ, अगर मैं भी नहीं हूँ तो छोटा भाई जाता है, पर हमारी अब्सेंट नहीं होगी, प्रेजेंट होती है। तो हम लोगों से उम्मीद करते हैं पार्टी में इतनी बड़ा, हम 40-45 साल का पार्टी का है, तो पार्टी में निरंतर हम एक ही पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी 80 से लेकर आज तक उसी में, सदा उसी में रहना है। तो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, पार्टी में भी हुए और लोगों के साथ भी जुड़ा है। तो इस वजह से मानता हूँ कि पार्टी अगर विश्वास जताएगी तो उनको सीट निकाल के 100% देंगे। राजकुमार जी, आपके पिताजी राजनीति से जुड़े रहे हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं, राजनीति पे अच्छी पकड़ भी रखते हैं, क्षेत्र का भी उनको समझ है, क्षेत्र को सबको जानते हैं, समस्याओं को दूर किया है। अगर पार्टी आपके पिताजी को टिकट देती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुश हूँ, मैं तो चाहता हूँ, मेरे पास तो बहुत समय पड़ा है जी, मैं फिर कर लूंगा, 29 में देख लूंगा, 34 में पार्टी की विश्वास जताएगी, पिताजी को मिलती तो और किसी की बात है। पर क्या है कि हम इसी तरह चल रहे हैं कि कई बार पार्टी को ये लगता है कि उनकी एज 70 प्लस हो रखी है जी, तो कहीं लगता है पार्टी को नहीं, भी युवा चेहरा चाहिए। तो मैं तो 9 से कंटिन्यू लगा हुआ हूँ। इस स्थिति में पिताजी का जो अनुभव है, राजनीति के अनुभव है, उससे आप लाभ लेंगे? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल लाभ लेंगे, बिल्कुल लाभ आएगा। आप ऐसा चाह रहे हैं कि उनका मार्गदर्शन आपको मिलता रहे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आज पार्टी टिकट दे, उनका मार्गदर्शन हमेशा रहेगा, क्योंकि वही रहेंगे, वो सिखाएंगे, कोई गलती करूंगा तो समझा देंगे जी, वे गलत कर रहे, सही कर रहे, क्योंकि उम्र का भी एक बहुत बड़ा तजुर्बा होता है। कई बार आप गलत समाज के अंदर गलत बोलते हो, कोई गलत करते हो, गलत कर रहे हो तो डांट सकते हैं, एज ए फादर कह सकते हैं अगली बार ये नहीं। सर, ये भी निश्चित रूप से है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बुद्धि की जो प्रखरता है वो भी बढ़ती है। उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तजुर्बा तो बहुत बड़ी जी बिल्कुल, जो समय और उम्र के साथ ही जी बिल्कुल। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक तेजपाल तंवर जी के सुपुत्र राजकुमार तंवर जी को। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में बने रहिएगा सत्ता के दावेदार टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल में। धन्यवाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सत्ता में भागीदारी के चाहने वालों की चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जहां कांग्रेस पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि सरकार हमारी बनेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब सजग है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी जिन्होंने जनता के बीच में रहकर काम किया है, जनता ने जिसे अपना माना है। आज हमारे साथ हैं गुरुग्राम से भाजपा के नेता नवीन गोयल जी। गोयल जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपको सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। गोयल जी, सबसे पहले हमारी जनता भी जानना चाहती है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, कुछ ऐसी बातें जो आपके निजी जीवन से जुड़ी हों। जी जी, देखिए मेरा जो जन्म स्थान है जी भिवानी में तोशाम क्षेत्र आता है। चौधरी बंसीलाल जी वहां से मुख्यमंत्री रहे जी, वहां से विधायक रहे, तो उस क्षेत्र से मेरा जन्म स्थान है जी। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो स्कूलिंग गुरुग्राम तोशाम से ही रही, और उसके बाद हमने कॉलेज जो है भिवानी शहर से किया, और उसके बाद हम गुरुग्राम के अंदर आ गए थे जी। मेरे फादर साहब स्वर्गीय श्री जय किशन दास गोयल जी, वो एक बहुत समाज सेवी आदमी थे और राजनीतिक क्षेत्र में भी वो काम करते थे जी। पहले काउंसलर भी रहे, चेयरमैन भी रहे, और पिताजी का जो जीवन था वो गरीब आदमी की सेवा में समर्पित था। हमारे घर से हम देखते थे कि शुरुआत से ही वो आम आदमी के लिए जीवन जीते थे। उस समय बहुत सारे मोबाइल या बहुत सारी गाड़ियां सब चीजें नहीं होती थी, वो गरीब आदमियों का काम अपने खुद की गाड़ी और खुद के पैसों से खुद चंडीगढ़ दिल्ली जाकर करवा के लाया करते थे। तो हमने उनसे प्रेरणा से ही सामाजिक जीवन शुरू किया। वो एक बहुत ही मजबूत और जिंदा दिल इंसान थे, उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वो हमेशा ये सिखाते थे कुछ बड़ा करो, कुछ अपने क्षेत्र के लिए, कुछ अपने लोगों के लिए, कुछ परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए मददगार आदमी थे वो। मेरी माँ जो थी वो एक हाउसवाइफ थी, बहुत धार्मिक महिला थी, उनका स्वर्गवास 2018 में हुआ, बट वो भी आम आदमी की मदद के अंदर सभी की चिंता करती थी, और उन्हीं की प्रेरणा से हमने कैनियन फाउंडेशन संस्था खोली। बड़े भाई डॉक्टर डीपी गोयल जी हैं, MBA और MA इकोनॉमिक्स हैं, और उनका भी यंग एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के जो अपनी कैनियन संस्था बनाई है मेडिकल के क्षेत्र में, एक विशेष योगदान है। मेरी 3 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं, लगभग सब गुरुग्राम में रहते हैं पिछले 25 सालों से। और अच्छी बात यह है कि हम सबका बहुत प्यार प्रेम है, धर्मपत्नी का भी बहुत सहयोग है, वो हाउस वाइफ हैं और बच्चे, फैमिली में सब लोग बहुत कोऑपरेशन करते हैं, बहुत फैमिली की अच्छी बॉन्डिंग है। हम सब मिलकर के गुड़गांव कैसे आगे बढ़े इस मिशन पे काम कर रहे हैं, और सभी परिवार के लोग सपोर्ट कर रहे हैं।
जो लोग जो मेरे जन्म स्थान मातृभूमि है वहां के अभी भी मेरे से जुड़े हुए हैं, हमारे सारे यार दोस्त मित्र जो उनका मिलना जुलना अक्सर रहता है। तो वहाँ बाबा मुंगी पागी नगरी है, उनका आशीर्वाद है जी, और यहाँ माँ शीतला का आशीर्वाद लेकर के हम काम कर रहे हैं। गोयल जी, हम सब जानते हैं आज का मतदाता जो है बहुत जागरूक है, वो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखता है। जिसने उनके लिए काम किया है, जो उनके बीच जाके उनकी समस्याओं को जानता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से सामाजिक कार्य किए हैं जिनसे जनता अपना जुड़ाव महसूस। देखिए, हमने राजनीति को समाज सेवा का माध्यम मानना है जी। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी कहते हैं कि सरकार और जनता के बीच में कार्यकर्ता कड़ी का काम करें। आदरणीय जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय मनोहर जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कहा था कि कार्यकर्ता को प्रायोरिटी में अधिकारी। तो मैं कल सदर बाजार में वहां पे धर्मशाला में एक मीटिंग में मिले थे, तो मैंने उसके आसपास के काम गिनाने शुरू किए। तो हमारे यहाँ पटेल नगर था, वहां पे एक तारों के घरों के ऊपर जाने की समस्या थी जो बहुत कई सालों से लाइलाज बीमारी थी। सरकार के साथ मिलकर उसका समाधान करवाया। हमारे यहाँ पटेल नगर में जाड़सा एक बांध है जो बहुत गंदा हो गया था, उसको हमने 112 ट्राली कूड़ा उठवाया। डिस्पेंसरी वहां से चली गई थी, उसको हमने दोबारा सरकार की मदद से वापस लाने का काम किया। क्योंकि मेरे पास व्यापार प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी भी और व्यापारियों को लेकर के भी मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी करता हूँ। हमारे शिवाजी नगर के अंदर जो बाजार के पास लगता है जेल कॉम्प्लेक्स था, वहां पर अनऑथराइज कब्जे थे, गंदगी का पहाड़ था, हमने उसको साफ करवाया। आज वहां पे सदर बाजार के व्यापारियों की गाड़ियां भी खड़ी हो जाती हैं। सदर बाजार में 2 व्हीलर अलाउ नहीं कर रहे थे, उसको हमने अलाउ करवाया। वहां पर CSR ट्रस्ट के माध्यम से कई टॉयलेट्स भी बनवाई। हमने कोशिश करी कि सड़क सेवा बिजली पानी की कोई भी समस्या कभी भी आई हो उसके लिए समाधान किया, प्रयास किया। हमारे गुड़गांव में हमारा पर्यावरण विभाग की मेरे पास जिम्मेदारी थी। हमने करीबन 512 लोकेशंस को अभी तक हम साफ करा चुके हैं, जिसमें 3 बड़ी लोकेशन 4 बड़ी लोकेशन तो हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट करी। हर घर में कपड़े के थैले बांटे, पौधे बांटे, जब पानी की शॉर्टेज हुई तो पानी के टैंकर भी लोगों को भिजवाए, और एक कैनवी फाउंडेशन संस्था बना करके सबको कम रेट में इलाज कैसे मिले। 5 पॉली क्लिनिक बनाए, जैसे केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, वैसे हमने सेवा पॉली क्लिनिक बनाए जहां पर फिजियोथेरेपी भी 100 रुपये में होती है। 3 एम्बुलेंस चलाई फ्री ऑफ कॉस्ट। एक कैनवीन सेवा रथ चलाया जहां पर 20 रुपए की पर्ची में लेबर कॉलोनियों में जाकर के रथ वो इलाज देता है। 3 दिन की दवाई भी फ्री देते हैं। साथ ही साथ हमने मेडिकल तक हम सीमित नहीं रहे, हमने महिला कौशल विकास केंद्र भी बनाया है। शीतला कॉलोनी राजेंद्रा पार्क के अंदर सिलाई कढ़ाई बुनाई और ब्यूटी पार्लर का कोर्स हम मात्र जी हम 250 रुपये महीना में करवाते हैं। और जो बहनें 3 महीने में अटेंडेंस पूरी करती हैं उनको हम 250 रुपये वापिस कर देते हैं। और आज वो बहनें 15-20 हजार महीना कमा रही हैं। एक युवाओं के लिए स्वरोजगार केंद्र बनाया है जहां पर हम अंग्रेजी बोलना, डिजिटल मार्केटिंग सिखाना, जहां पर हम इंटरव्यू स्किल सिखाना, सब सिखाते हैं। 450 से 500 युवा भाई बहनों को नौकरी दिलवा चुके हैं। और आने वाले 6 महीने में हमारा 2000 का संकल्प है। उसके अलावा भी सरकार के साथ मिलकर कभी खाटू श्याम बाबा की बस चलवाई, उत्तराखंड की बसें चलवाई, चंडीगढ़ की ट्रेन चलवाई, जैसलमेर की ट्रेन चलवाई, हरियाणा एक्सप्रेस वे ट्रेन चलवाई। हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आपने नई बस्ती के अंदर भगवान वाल्मीकि चौपाल का काम सरकार की मदद से करवाया, संत गौरदास चौपाल का काम कराया, वाल्मीकि द्वार बनवाया, सावित्रीबाई फुले जी के नाम से हमने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के अंदर एक स्टैच्यू लगवाया जो प्रथम महिला शिक्षिका थी। धोबी घाट का मीटर लगवाया। 36 बिरादरी के लिए काम किए हैं। अब कामों को तो गिनाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन अभी ये काम अनवरत जारी है। गुड़गांव को एक नेक्स्ट लेवल का शहर बनाना। जी गोयल जी, राजनीति को आपने अपने कर्म क्षेत्र के रूप में चुना है और आप कार्य भी कर रहे हैं, समाज के साथ भी जुड़ रहे हैं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं, उनके लिए बहुत सी सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप अपनी राजनीतिक भागीदारी को किस रूप में देखते हैं? देखिए, पार्टी ने मुझे जब भी राजनीतिक तौर पर कोई भी ड्यूटी दी है जी, एक कार्यकर्ता के तौर पर हमने उसको पूरा ईमानदारी से निभाया है जी। पहले जिला सचिव की जिम्मेदारी थी, उसमें भी बड़ा शिद्दत से काम किया। पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी के तहत रहते रहते मुझे बागपत का चुनाव प्रभारी बनाया। हमने वो C क्लास सीट थी, हमने उसको भी जिता करके हम लेकर के आए। फिरोजपुर जिला नगर पालिका चुनाव थे, वहां का मुझे पार्टी ने प्रभारी बनाया। हमने नगर पालिका चेयरमैन चुनाव के अंदर वहां पार्टी को जितवाया। हम एक कार्यकर्ता के तौर पर बड़ी ईमानदारी से काम करते रहे। गोयल जी, गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से अपनी टिकट की दावेदारी को आप किस रूप में देखते हैं? आप देखिए, हमारे को पार्टी ने पूरा मान सम्मान दिया है और हमने भी पार्टी जो मोदी जी की बातें थी उन बातों को आगे बढ़ाया है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर थी, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर के थी, युवा स्वरोजगार केंद्र को लेकर के थी, कौशल स्किल्स को डेवलप करने को लेकर के थी। सरकार ने 10 सालों में बहुत काम किए हैं, लेकिन अभी भी गुड़गांव में भी काम करने की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गुड़गांव में जनसंख्या बढ़ रही है।
यहाँ पे ऑटो मार्केट बनवानी है, ट्रांसपोर्ट नगर बनवाना है, एलिवेटेड रोड बनाने हैं, ट्रैफिक सफाई को लेकर के एक प्रॉपर रोड मैप बनवाने की जरूरत है, स्पोर्ट्स को लेकर काम करने की जरूरत है। यहाँ पर छोटी छोटी समस्याएं लोगों को ना आए, प्रॉपर तरीके से जल भराव का जो समाधान है उसको करने की जरूरत है। और उन सब चीजों को लेकर के मैं मानता हूं कि मैं काम कर सकता हूं। एक विजन भी है हमारे पास और लोगों का प्रेम भी है, तो पार्टी 100% मुझे टिकट देगी, मुझे पूरा विश्वास है। गोयल जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, आपने जनता के बीच में रहकर जनता के लिए बहुत सा काम किया है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, सबको रोजगार उपलब्ध करवाया है। एक प्रश्न मेरे मन में है और जनता के मन में भी वो प्रश्न अवश्य रूप से है, आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना काम किया, आप उनकी नजर में हैं, क्योंकि आज जनता जिसके साथ है पार्टी उसके साथ है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, किसी कारणवश अगर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा अनदेखा करती है तो क्या आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि जनता का सपोर्ट आपके साथ है? अगर हमने सिर्फ चुनाव के लिए काम करना होता जी, अगर हमारे को सिर्फ एमएलए बनने के लिए काम करना होता जी, तो हम और नेताओं की तरह आखिरी के 6 महीने में काम करना शुरू करते। जी बिल्कुल, आखिरी के 6 महीने में लुहावनी बातें लेकर के जाते हैं। हम तो राजनीति को समाज सेवा बना करके चल रहे हैं। हमने पिछले 5 साल पहले गुड़गांव की जनता को, देवतुल्य जनता को वादा किया था कि पूरा गुड़गांव, ये जीवन है, गुड़गांव को समर्पित करेंगे। अपना काम है सेवा करना, अपना काम है कार्यकर्ता के तौर पर काम करना। जो डेस्टिनी मेरी होगी, जहां लेके जाएगी डेस्टिनी ले जाएगी जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 100% टिकट मिलेगी, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, अपन इसके बारे सोचते ही नहीं। दर्शकों, आपने अभी गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से गोयल जी को सुना। वो पूर्ण रूप से समर्पित है समाज सेवा के कार्यों में। हम उनके मंगल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। दर्शकों, हम आपसे फिर जल्दी ही मिलेंगे सत्ता के एक नए दावेदार के साथ। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल। थैंक यू। हरियाणा विधानसभा 2024 में जहां भाजपा जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है, वहीं लोकसभा चुनाव 2024 से मिली जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित होकर पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। प्रत्येक राजनीतिक दल के टिकट के दावेदार पूरे जोश के साथ चुनावी संग्राम में उतर चुके हैं। आज हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से नेता बोधराज सीकरी जी। सीकरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सीकरी जी, अब मतदाता भी जागरूक है और पार्टी भी जागरूक है। टिकट उसी को दी जाएगी जो सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत छवि अपनी बहुत साफ रखते हैं। मैं सबसे पहले आपके निजी जीवन के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। जी, मेरा नाम बोधराज सीकरी है जी। बड़े ही साधारण परिवार से आता हूँ जी। यद्यपि ईश्वर कृपा से इस समय मैं एक उद्योगपति हूँ जी। और औषध उद्योग से मेरा वास्ता है, लेकिन पिछले लगभग 10 वर्षों से समाज सेवा की तरफ झुकाव है। तो गुड़गांव वासी हूँ, यही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी कर्मभूमि है। मैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति को जानता हूँ, यहाँ के हालात को जानता हूँ और गुड़गांव को गुरुग्राम बनते मैंने अपनी आंखों से देखा है। सीकरी जी, जब हम राजनीति में होते हैं तो बहुत से उतार चढ़ाव भी रहते हैं। राजनीति में रहते हुए राजनीति कोई सरल मार्ग नहीं है। केवल ऐसा नहीं कि हमें राज करना है, राज वहां करना है जहां हम लोगों के दिलों तक पहुंच सके। आपने अभी बताया कि आपने 30 साल से आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो बहुत से आपने उतार चढ़ाव देखे होंगे, आपके राजनीति के अनुभव रहे होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे अनुभवों को हमसे साझा करें। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए। जी बिल्कुल। दूसरा, राजनीति की परिभाषा क्या है? जी। राज कहते हैं शासन को, जी। नीति कहते हैं उचित समय और उचित स्थान पर उचित निर्णय। जी। भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जी। जो इस परिभाषा में विश्वास करती है। जी। मेरे जीवन के अंदर भी वही उचित समय, उचित स्थान, समय पर लिया गया निर्णय, उचित समय, उचित स्थान, उचित निर्णय, ये तीनों। तो ये राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते जो मैंने सीखा है। आज मेरे पास एक पद है सरकार का, CSR ट्रस्ट में मेरी सेवा है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय मजाक में मुझसे पूछा, आपको क्या चाहिए? मैंने मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको मुझसे क्या चाहिए? मेरी सेवाएं अर्पित है। मैं कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं देता, मैंने कोई मकान नहीं मांगा, मैंने कोई कार नहीं मांगी, मैंने कोई ड्राइवर नहीं मांगा, मैंने पेट्रोल नहीं मांगा, मैंने कोई अलाउंस नहीं मांगा, मैंने कोई सैलरी नहीं मांगी, कुछ नहीं। निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से उस पद को लिया और उसको निभाया।
सीकरी जी, आपने राजनीति को बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में व्याख्यायित किया है। बहुत अच्छा रहा, हमारी जनता भी समझेगी इस बात को। जब हम राजनीति में आ जाते हैं, हमारे ऊपर विश्वास किया जाता है, तो हमारे ऊपर और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो उन जिम्मेदारियों को आप किस रूप में देखते हैं? ऐसा जी, राजनीति और समाज सेवा अलग नहीं है। जी बिल्कुल। आप एक छोटे दायरे से बड़े दायरे में आ जाते हैं। बिल्कुल। और व्यक्ति कहते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाएं, चाहे आप किसी ऑफिस में क्लर्क बन जाएं, चाहे आप चपरासी हो, आपका समाज के प्रति उतना उत्तरदायित्व है जितना प्राइम मिनिस्टर का है। तो इसलिए समाज को आप अलग नहीं कर सकते, राजनीति को अलग नहीं कर सकते, एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। मैंने जितने भी कार्यक्रम किए, जब मैंने उनका संकलन किया, मेरे पास उसकी बगैर एक एल्बम है, प्रत्यक्ष रूप में देख रही हूँ। तो उसको अगर आप टोटल करें तो लगभग 3.25 लाख लोग, ठीक है, इसमें कुछ एक डुप्लीकेशन है, क्योंकि यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरे हर कार्यक्रम में आएंगे, लेकिन 3.25 लाख लोग इन सभी कार्यक्रम के अंदर। इसका मतलब है कि शहर के अंदर मेरी स्वीकारता है। मेरे जितने भी आज 3 डिस्पेंसरी चल रही है पंजाबी समाज के प्लेटफॉर्म पे, वहां पर 20 रुपए में कंसल्टेशन भी फ्री है, दवाई भी फ्री है, एम्बुलेंस सर्विस है फ्री, एनीबडी कैन कॉल। आप फोन करेंगे, मेरा आदमी ये नहीं पूछा आप गरीब हैं या अमीर है, आपको एम्बुलेंस मिलेगी। शव वाहन चल रहा है, गौशाला सेवा चल रही है। हमारे जितने भी गुरुओं के आर्य समाज है, वहां पर मकर संक्रांति पर हम सामग्री और घी भेजते हैं ताकि निरंतर यज्ञ चलता रहे। जितने भी सनातन धर्म मंदिर के सदस्य हैं, केंद्रीय सनातन धर्म सभा के जितने मंदिर सदस्य हैं, वहां पर खिचड़ी का प्रसाद जाता है। निरंतर 150 बच्चे हैं, एक स्कूल का नाम है नीलकंठ पाठशाला, तो पूरा का पूरा स्कूल, उसमें सारे बहुत ही असहाय और वंचित समाज के बच्चे हैं। पूरा का पूरा उस स्कूल का खर्चा, क्योंकि वो किराए पर है, बहुत ही गरीब बच्चे हैं, माइयों के बच्चे हैं, गार्ड के बच्चे हैं, उनकी यूनिफॉर्म, उनकी बुक्स, उनका खर्चा, उनका ट्यूशन, उनका खान पान, सब कुछ मेरा परिवार देखता है। ये नहीं कि मैं किसी को एहसान लगा, क्योंकि मैंने गुर्बत देखी है, मैंने गरीबी देखी है, मैंने वो दर्द देखा है, समस्याओं को तो पिता को बीमार होते देखा है। जब पिता की डेथ हुई तो उस समय मन में एक संकल्प है कि ईश्वर, मेरा तो संकल्प था कि मैं क्लर्क बन जाऊं, लेकिन वो कहां से कहां ले गया, मुझे एक उद्योगपति बना दिया। मैंने भारत सरकार में काम किया, मैंने हरियाणा सरकार में काम किया, मैंने सरकारी उपक्रम में किया, प्राइवेट सेक्टर में किया। 27 साल से उद्योगपति हूं, 9 कंपनियों का स्वामित्व कर रहा हूं। तब मन में आया कि मुझे समाज को वापस देना है। तो वो जो फ्री ट्यूशन चल रही है हमारी स्कूल, ऐसा हमने जगह बना रखी है, सेक्टर आर्य समाज मंदिर है अपना सेक्टर 7 एक्सटेंशन में, वहां फ्री ट्यूशन चल रही है। तो ये शिक्षा, पर्यावरण, पिछले साल मैंने लगभग 46,000 पौधे लगाए। परसों रविवार को प्रातः 6 बजे सिलोकड़ा गांव यहां से मुश्किल से 2 किलोमीटर है, साउथ सिटी पार्ट 1, वहां पर 1008 लोग मैं एकत्र करके 1008 पौधे एट ए टाइम एक समय में लगेंगे। इसमें वही स्वामी धर्मदेव जी हैं, सुधा यादव जी हैं, कमल यादव जी हैं, गुड़गांव के उपायुक्त हैं, और हमारी प्रियदर्शी जी हैं, ये सब समाज सेवी हैं। एक आवाज पर 1000 बंदे आ रहे हैं इसी काम के लिए। इसी प्रकार कल एक दैनिक जागरण का एक कवि सम्मेलन है, हमने उसको स्पॉन्सर किया। तो मेरी वजह से वो कहना जी आप मेरे जितने कहोगे, मैंने 500 बंदे बुलाए, 600 बंदे कल आएंगे, ये प्रमाण हो जाएगा। कहने का मतलब है कि समाज ऐसे व्यक्ति को देख रहा है जो पारदर्शी हो, जो कर्मठ हो, जो योग्य हो, सुशक्ति हो और सक्षम हो, और जिसका पेट भरा हुआ हो, उसका पैसे कमाने का लक्ष्य ना हो, उसका कुछ समाज को देने का लक्ष्य हो। उसी लक्ष्य के हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूं। सीकरी जी, आपने समाज की समस्याओं को जाना है, जनता की समस्याओं को जाना है, आप उनके साथ रहे हैं, और आपने भी बताया कि आपने भी उस जीवन को जिया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जनता भी जानना चाहती होंगी, दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि अगर आपको टिकट मिलता है, पार्टी आप पे विश्वास करती है, तो आप ऐसी कौन सी समस्याएं अपने क्षेत्र में यहाँ जो देखते हैं जिनको आप दूर करना चाहेंगे? जो कांग्रेस पार्टी 30 वर्षों में आरक्षण का, जहां से आप भी महिला हैं, एंड कहते हैं ना, ओनली वियर नोज वेयर द शू पिंचेस, यू ऑल्सो मस्ट बी रियलाइजिंग कि 30 साल तक झांसा दिया कि आरक्षण देंगे देंगे देंगे, कब देंगे ईश्वर जानता है। माननीय नरेंद्र मोदी ने कथनी और करनी में अंतर है। मात्र 30 दिन के अंदर सिद्ध कर दिया कि आरक्षण संभव है, पार्लियामेंट से पास कराया, और आशा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, जब प्रांत स्तर के होंगे, हो सकता है आपके जैसी महिला भी वहां पर बैठी हो, तो ये महिला सशक्तिकरण, महिला की रक्षा मेरी प्रायोरिटी होगी, क्योंकि एक बेटी का पिता हूं,
एक बहू का ससुर हूं, एक महिला का पति हूं, बहनें भी हैं परिवार के अंदर, और बल्कि जनसंख्या के हिसाब से तो महिलाएं 2-3% ज्यादा ही हैं। तो इसलिए मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की रक्षा होगी। सीकरी जी, आपने बहुत सरल शब्दों में बहुत गंभीर बात कही है ये, और इस बात की आज हमें आवश्यकता भी है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप गुरुग्राम से अपनी टिकट की दावेदारी को कितना प्रबल मानते हैं, किस रूप में देखते हैं? चुनाव के मौसम में हर कार्यकर्ता का हक बनता है कि वो डिमांड करे, लेकिन मैं डिमांड वाली कैटेगरी में नहीं हूं, मैं कमांड वाली कैटेगरी में। दोनों के अंदर अंतर है। अगर मुझे टिकट नहीं मिलती, मेरी समाज के प्रति समर्पण, समाज के प्रति सेवा और समाज के प्रति प्रेम और गति पकड़ेगा। और अगर टिकट मिलती है, वो तो चलते रहेंगे प्रोजेक्ट, चले बेटी चले बेटी, यही तो धर्म है अपना, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे गुरुग्राम से बोधराज सीकरी जी को। मैं तो ये समझ रही हूं कि कितने सरल शब्दों में उन्होंने राजनीति को आज परिभाषित करके रख दिया। राजनीति उनके लिए राज करने की नीति तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए राजनीति लोगों के दिलों में राज करने की नीति है। हमारा सत्ता के दावेदार प्रोग्राम के माध्यम से ये प्रयास है कि हम जितने भी चर्चित चेहरे हैं, जितना भी वो सोच रहे हैं, समाज के लिए करना चाह रहे हैं, आप सबके सामने लाएं। आपका साथ इसी तरह हमारे शो में बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।